नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम भारत में राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राजनीतिक दल के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में, जिसके अंतर्गत हम कांग्रेस के पूर्व के जो संगठन हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, कांग्रेस के बारे में, और इसके अलावा अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे स्वराज पार्टी हो गई, आरएसएस हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग हो गया, ये सब के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो पिक्चर है इसको ध्यान से देखते हैं। संगठनों का उदय एक दृष्टि। तो 1850 से लेकर के 1880 के बीच में कई सारे संगठन बने जिन्हें हम पूर्व कांग्रेस संस्थाएं या संगठन के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, ये सारे संगठन इसमें शामिल है। फिर 1885 में आपका कांग्रेस का गठन होता है। वहीं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और 1925 में हमें वैचारिक विस्तार देखने को मिलता है, जिसके बाद सीपीआई और आरएसएस जैसे संगठन हमें देखने को मिलते हैं। तो प्री आईएनसी एसोसिएशन में हम देखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, पुणे सार्वजनिक सभा, ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जो कि कांग्रेस के पहले के संगठन हैं। तो इन संगठनों का क्या योगदान था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इनके उद्देश्य क्या थे, इनका गठन किस लिए किया गया था, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इनकी क्या भूमिका थी। तो ये जितने भी कांग्रेस से पूर्व के संगठन थे, ये एक स्थानीय, इनका जो विस्तार था वो इतना व्यापक नहीं था। ये एक स्थानीय संगठन हुआ करते थे जो कि किसी विशेष वर्ग के लिए बनाए गए थे उस टाइम पर, उनके अधिकारों के लिए। जैसे कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है वो ज़मींदारों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसका उद्देश्य था व्यापक राजनीतिक भागीदारी, यानी कि लोगों को राजनीति में उनकी भागीदारी के लिए ये संगठन बनाया गया। अगला है पुणे सार्वजनिक सभा, जिसके संस्थापक थे एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इसका उद्देश्य था सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था। आइए अब हम देखते हैं कांग्रेस के बारे में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, जिसके संस्थापक थे एओ ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे, अंग्रेज अधिकारी, एक रिटायर्ड ऑफिसर थे। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो बम्बई में, बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, उस समय पर वायसराय कौन थे, डफरिन उस टाइम के तत्कालीन वायसराय थे। कांग्रेस की स्थापना के पीछे इसका उद्देश्य क्या था, तो लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, और तीसरा है आर्थिक शोषण का विरोध करना। तो अंग्रेज़ों के नीतियों द्वारा जो भारतीयों का आर्थिक शोषण हो रहा था उसका विरोध करना भी इसका एक उद्देश्य था। और तो यहाँ भारत के जो प्रबुद्ध लोग थे उन्होंने आर्थिक शोषण के बारे में अन्य जनमानस को उसके बारे में जागरूक कराया। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसी सिद्धांत को दिया था, धन निकासी का सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, जिसके तहत उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय धन जो है वो उनका
उनको विदेशों में ले जाया जा रहा है, अंग्रेज ब्रिटेन में उसको किस तरीके से ले जा रहे हैं उसके बारे में ये थ्योरी थी। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। तो ये क्या चीज़ है? तो ये कांग्रेस की स्थापना के से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसको लाला लाजपत राय ने दिया था, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जिसको हम कहते हैं। तो ये सुरक्षा वाल्व सिद्धांत क्या था? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो भारतीय थे वो ब्रिटिश के नीतियों से बहुत ही उनको ब्रिटिश शासन के प्रति उनका गहरा असंतोष था। तो भारतीयों के गुस्से को शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से बाहर निकालने के लिए यह एक मंच तैयार किया गया था ताकि ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित रहे। तो इसी को हम सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इस सिद्धांत के तहत इस सिद्धांत को जो मानने वाले लोग थे उनका कहना था कि एयो ह्यूम और जो डफरिन थे, जो कि दोनों ही अंग्रेज़ थे। एयो ह्यूम जैसा कि हम जानते हैं कि कांग्रेस के संस्थापक थे और एक अंग्रेज़ अधिकारी थे। तो लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेज़ों ने मिल करके कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई है ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है उनके प्रति उसको निकलने का एक रास्ता मिल जाए, एक मंच मिल जाए जहाँ पे वो अपनी बातें रख सकें, जिससे कि दोबारा से 1857 जैसी जो क्रांति है वो दोबारा से उतना बड़ा जन आंदोलन ना उत्पन्न हो। इस वजह से कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसी को हम सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, कांग्रेस के विकास का चरण। तो कांग्रेस के विकास को हम 3 चरणों में देख सकते हैं। पहला है नरमपंथी चरण जो कि 1885 से लेकर के 1905 के बीच का है। अगला है गर्मपंथी चरण कांग्रेस का 1905 से लेकर के 1919 तक। और तीसरा है गांधी युग, गांधी एरा जिसको बोलते हैं, 1919 से लेकर के 1947 तक। तो इन तीनों चरण की क्या खास बातें थी, इसके नेता कौन थे, लीडर कौन थे और इनके क्या तरीके थे, आइए देख लेते हैं। तो ये जो नरमपंथी चरण है कांग्रेस का, तो इसके नेता थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता, नरमपंथी नेता। इनका ये लोग इनकी नीति थी ट्रिपल पी, जिसको हम पटिशन, प्रेयर और प्ले के नाम से जानते हैं। ट्रिपल पी, पटिशन, प्रेयर एंड प्लीडिंग या फिर प्ली। तो जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, ये लोग संवैधानिक तरीक़ों में विश्वास करते थे। और ये लोग प्रार्थना पत्र के माध्यम से या निवेदन के माध्यम से अपने बात को मनवाना चाहते थे। अगला है गर्मपंथी चरण जो है, तो इसके नेता थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इनकी नीति क्या थी? तो ये लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, स्वराज में विश्वास करते थे। स्वदेशी और बहिष्कार, ये इनकी नीति थी। स्वदेशी अपनाना है, स्वराज की मांग करते थे और बहिष्कार को अपनाते थे, यानी विदेशी जितने भी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार, विदेशी संस्थानों, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं उसका बहिष्कार, कोर्ट का बहिष्कार, ये इनकी नीति थी। अगला है गांधीयन एरा, गांधी युग, जो कि 1919 से लेकर के 1947 तक का एक बहुत ही लंबा काल रहा है। तो इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है या फिर कांग्रेस, राष्ट्रीय आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के हाथ में पूरी तरीके से था। और इनकी नीति क्या थी? जन आंदोलन करना, जैसे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मास लेवल पर मूवमेंट करके अपने बात को मनवाना, ये इस युग की खास विशेषता थी। तो ये हमारा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में हमने जाना। अगला टॉपिक है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में ढाका में हुआ, ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसके प्रमुख नेता थे आगा खान, सलीमुल्लाह खान और मोहम्मद अली जिन्ना,
जो कि बाद में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। जिन्ना ने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना इसकी स्थापना क्यों हुई थी? तो इसके पीछे का उद्देश्य था मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना, पृथक निर्वाचन की मांग करना, मुस्लिम्स के लिए पृथक निर्वाचन की मांग करना। आगे चल कर के इनका जो क्षेत्र था वो काफ़ी व्यापक हो गया और इन्होंने आगे चलकर इन्होंने पाकिस्तान प्रस्ताव पेश किया, लाहौर प्रस्ताव, जिसको हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पहली बार पाकिस्तान पाकिस्तान की मांग की गई, मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। और जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दिया था, जिसके तहत ये उनका विश्वास मानना था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो अलग अलग समुदाय नहीं बल्कि दो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनके अपने अलग अलग हित है और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो पाकिस्तान जो टर्म है इसको पहली बार इस्तेमाल में लाया था। पाकिस्तान टर्म को कॉइन किसने किया था? तो रहमत अली चौधरी ने पहली बार पाकिस्तान शब्द को ईजाद किया था। रहमत अली चौधरी, रहमत अली, जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया था। अगला है लखनऊ समझौता, जो कि 1919 में हुआ था। इसकी खास विशेषता, इसमें दो घटनाएं प्रमुख हैं। पहला समझौता इसमें हुआ था, नरम दल और गरम दल आपस में एक हो गए थे दोबारा से। कांग्रेस जो दो गुटों में बट गया था उनका रीयूनियन हो गया, वो वापस एक दूसरे से उन्होंने समझौता कर लिया। सेकंड समझौता था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने के लिए दोनों के बीच में समझौता हुआ एक साथ मिल करके। तो इसका महत्व क्या, इस लखनऊ पैक्ट का महत्व क्या रहा? तो कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरेट को स्वीकार कर लिया। पृथक निर्वाचन का मतलब क्या होता है कि ये पृथक निर्वाचन में ये एक ऐसी चुनावी व्यवस्था है जिसमें किसी खास समुदाय का व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है और उसी समुदाय के व्यक्ति उसे वोट भी करते हैं। तो इस ऐसी व्यवस्था को हम पृथक निर्वाचन मंडल के नाम से जानते हैं। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, जिसके संस्थापक थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे, सेक्रेटरी। इस पार्टी की स्थापना किस पृष्ठभूमि में हुई, क्यों हुई? तो इसके पीछे का कारण है चौरी चौरा हत्याकांड। तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी से निराशा। तो चौरी चौरा कांड जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ, इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे लोग इस गांधी जी के इस फैसले से नाराज़ हो गए थे, उनको काफ़ी निराशा हुई थी और उन्होंने पार्टी से अलग अपनी एक पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, जिसमें चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेता शामिल थे। इनकी रणनीति क्या थी? तो ये चाहते थे कि विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करना चाहते थे ये। तो इनके माध्यम अलग थे, मीन्स अलग थे। इस वजह से इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली और स्वराज पार्टी जिन्होंने बनाई उनको हम प्रो चेंजर्स के नाम से जानते हैं, जो कि विधान परिषदों में प्रवेश करके चुनाव के माध्यम से और सरकार के कामों में अड़ंगा डालना चाहते थे, सरकार का विरोध करना चाहते थे। तो इनके तरीके अलग थे। वही नो चेंजर्स में कौन कौन से लोग शामिल है? इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग शामिल है। नो चेंजर्स में सरदार पटेल और
राजेंद्र प्रसाद और साथ ही साथ मोहम्मद अंसारी जैसे नेता शामिल हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के वापस करने से निराश लोगों ने इसकी स्थापना की थी और वो चाहते थे कि विधान परिषदों में प्रवेश करके सरकार का विरोध करें। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI। तो इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई, जिसके प्रमुख नेता थे MN रॉय और SA डांगी। SA डांगे इसके प्रमुख नेता थे, MN रॉय और SA डांगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1925 में कानपुर में हुई। 1925 में कानपुर में इसकी स्थापना हुई। इसका आधार क्या था? मजदूर और किसान। ये लोग किसानों और मजदूरों को संगठित करना चाहते थे और साथ ही साथ इन्होंने ट्रेड यूनियन और किसान सभा के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को एक सामाजिक आर्थिक आधार दिया। तो इन्होंने ट्रेड यूनियन और किसान सभा के माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान किया। राष्ट्रीय आंदोलन को एक सामाजिक आर्थिक आधार प्रदान किया। इनकी विचारधारा जो थी वो रूसी क्रांति से प्रभावित थी। रूसी क्रांति, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और इस क्रांति ने जार शासन को उखाड़ फेंका था और पहली बार वहाँ पर सर्वहारा वर्ग की सत्ता स्थापित हुई थी, यानी कि किसान मजदूर आम जनता की सत्ता स्थापित हुई थी वहाँ पे। तो उससे प्रभावित हो करके, उनके विचारों से प्रभावित हो करके कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका आधार था मजदूर और किसानों को संगठित करना, इनके अधिकारों की बात करना, इनके हितों की बात करना। तो और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो रूसी क्रांति से प्रभावित थी। और वर्ग संघर्ष क्या है? तो जो कार्ल मार्क्स हैं, उन्होंने कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है समाज दो वर्गों में बटा होता है। एक शोषक जो कि शोषण करता है और एक शोषित जिसका शोषण होता है। तो शोषक में ये पूंजीपति वर्ग के लोग शामिल हैं, वहीं शोषित में किसान और मजदूर शामिल है। इसमें किसान और मजदूर। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज दो वर्गों में बटा रहता है, शोषक और शोषित। शोषक वर्ग जिनके पास उत्पादन के साधनों पर जिनका नियंत्रण है वो शोषक वर्ग है, और जिनका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण नहीं है वो श्रम के बेसिस पे ही अपना जीविकापार्जन करते हैं। अपने श्रम को बेचना उनका एकलौता उपाय है। तो वैसे लोग शोषित वर्ग में शामिल है। अब इनके बीच जो संघर्ष है उसका प्रमुख कारण क्या है? जो पूंजीपति वर्ग और किसान मजदूर के बीच में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है? कृषि अधिशेष या फिर अधिशेष की चोरी, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, सरप्लस की चोरी, ये इनके बीच संघर्ष का प्रमुख कारण है। संघर्ष का प्रमुख कारण है। तो जो किसान लोग हैं वो लोग इतना मेहनत करते थे और उनको उनके वेतन के रूप में एक
उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा वेतन के रूप में उन्हें दे दिया जाता था और बाकी पूरा हिस्सा मालिक अपने पास रख लेता था। तो शुरुआत में जो किसान मज़दूर थे ये लोग अपने अधिकारों से परिचित नहीं थे, इनको अपनी स्थिति के बारे में पता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इनमें वर्ग चेतना आई और इन्होंने अपने संगठन बनाना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे संगठन बना करके इन्होंने क्रांतियाँ की। तो इस क्रांति का रूप ले लिया वर्ग चेतना ने। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कैसे चलती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम जान लेते हैं। ये जो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, उसके पीछे क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस क्या है। तो इसकी शुरुआत होती है शोषण से, किसानों और मज़दूरों का शोषण। ये लोग अपनी स्थिति से अभी परिचित नहीं हैं, अपनी स्थिति को नहीं जानते हैं, बिखरे हुए हैं, कोई संगठन नहीं है। धीरे धीरे इनके अंदर वर्ग चेतना जागती है, फिर ये संगठित होते हैं, संगठन बनाते हैं और ये क्रांति करते हैं और फिर साम्यवाद की स्थापना होती है। फिर साम्यवाद की स्थापना। तो ये पूरा प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो आपको आई होप कि वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो आरएसएस की स्थापना सन 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी, नागपुर में। इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है, जिसके संस्थापक थे के.बी. हेडगेवार। के.बी. हेडगेवार इसके संस्थापक थे। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। इसका प्रमुख कार्य है संगठन का चरित्र निर्माण, हिंदू समाज का संगठन करना और हिंदू लोगों का चरित्र निर्माण करना। जो भी इसमें शामिल हैं उनका चरित्र निर्माण, उनको डिसिप्लिन में रखना, उनके कैरेक्टर पे काम करना, व्यक्तित्व का निर्माण करना। और इनकी पद्धति क्या थी, शाखा पद्धति और अनुशासन। तो शाखा एक तरीके से इनकी सबसे छोटी इकाई है संगठन की, जिसमें प्रतिदिन रोज़ाना एक सभा बुलाई जाती है, जिसमें उनको अपने संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपने धर्म के प्रति उनको ज्ञान दिया जाता है और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व निर्माण पर भी काम किया जाता है, उनको अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। तो ये उनकी शाखा पद्धति है। तो आरएसएस एक ऐसा संगठन था जो कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आधारित है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर आधारित एक संगठन है। इसका प्रमुख कार्य है हिंदू समाज को संगठित करना और उन्हें अनुशासित करना, और साथ ही साथ उनके चरित्र निर्माण के लिए काम करना और सांस्कृतिक उत्थान पर ध्यान देना। और इसका क्या उद्देश्य है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान या फिर सांस्कृतिक उत्थान पर ध्यान देना। तो ये आरएसएस है। अगला है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या है, तो ये एक ऐसी विचारधारा है जो कि त्याग और बलिदान के द्वारा लोगों में जागृति को फैलाना। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद त्याग और बलिदान द्वारा लोगों में जागृति फैलाना, उनको अवेयर करना। इसकी प्रमुख घटनाएं हैं काकोरी कांड, असेंबली बम कांड और चटगांव शस्त्रागार छापा। तो ये तीनों घटनाएं जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं। तो काकोरी कांड जो है वो कब हुआ था, 1925 में। काकोरी 9 अगस्त 1925 में। इसमें क्या हुआ था, तो सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए
धन जुटाया गया था इसके तहत, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। काकोरी कांड में कौन से क्रांतिकारी शामिल थे? तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान। अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे क्रांतिकारी शामिल थे, जिन्होंने सरकारी खजाना को लूट करके उनको क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना था। इस वजह से उन्होंने सरकारी खजाना को लूटा, जिसको हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अगला है असेंबली बॉम्ब कांड। ये घटना हुई थी 8 अप्रैल 1929, जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त शामिल हैं। इस घटना को अंजाम किसने दिया था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने असेंबली में बम फेंक करके असेंबली में, जहाँ पर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रहा था, उस असेंबली में, जो कि मज़दूरों और नागरिकों के अधिकारों के विरोध में था, उस दौरान इन्होंने असेंबली में बम फेंका। हालांकि ये बम फेंकने का उद्देश्य इनको किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि ये बहरों को सुनाने के लिए ये बम फेंका गया था, जिससे किसी को नुकसान नहीं हो, उसमें सिर्फ आवाज़ था। और फिर इन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और ये लोग अदालत को अपना विचार फैलाने का मंच बनाया इन्होंने, और वहाँ से अपने विचार को लोगों तक पहुँचाया। तो ये था असेंबली बम कांड। अगला है चटगांव शस्त्रागार छापा, जिसमें कि सूर्यसेन प्रमुख नाम है। सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यसेन, जिसको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये घटना है 1930 की, 18 अप्रैल 1930 की घटना है, जिसके प्रमुख नेता थे सूर्यसेन। तो इन्होंने सरकारी शस्त्रागार पर हमला करके हथियारों पर कब्जा कर लिया वहाँ के, और तो चटगांव शस्त्रागार छपा में सरकारी शस्त्रागार पर हमला कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 1934 में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई थी। तो ये था आज का टॉपिक। आइए इसका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। तो संगठन INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका नेचर कैसा था? तो ये एक राष्ट्रीय संगठन थी। इसका स्ट्रैटेजी यानी रणनीति क्या थी? तो जन आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका सामाजिक आधार था सर्व समाज, सभी समाज के लोग इसमें शामिल थे। वहीं मुस्लिम लीग जो है वो इसकी प्रकृति कैसी थी? तो ये एक सांप्रदायिक संगठन था। इसका रणनीति क्या थी? संवैधानिक रणनीति इन्होंने अपनाया और अपने लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। इसका आधार क्या था? सामाजिक आधार, मुस्लिम वर्ग के लोग इसमें शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका प्रकृति क्या है? ये एक वामपंथी संगठन था, एक वामपंथी संगठन। इसकी रणनीति क्या थी? वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऊपर। इसका सामाजिक आधार था, मजदूर और किसान लोग इसमें शामिल थे। अगला है स्वराज पार्टी। इसका प्रकृति क्या था? संसदीय। इसकी रणनीति कैसी थी? परिषद विरोध, यानी कि विधान परिषद में शामिल होकर के, प्रवेश करके सरकार के काम में विरोध करना, सरकार के काम में अड़चन डालना, ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। इसमें शामिल कौन से लोग थे? शिक्षित वर्ग इसमें मेनली शामिल थे। अगला है RSS। तो इसका नेचर कैसा था? सांस्कृतिक। इसकी प्रकृति कैसी थी? सांस्कृतिक।
और इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी, संगठन और शाखा, और सामाजिक आधार क्या था, तो इसमें हिंदू समाज के लोग शामिल थे आरएसएस में। तो ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई थी, लखनऊ समझौता का क्या महत्व था, लाल बाल पाल कौन थे, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विभिन्न विचारधाराओं के उदय का वर्णन करें। ये है आपका समरी दिया गया है। तो हमें जो स्वतंत्रता मिली 1947 में, उसके पीछे कहीं ना कहीं इन सब का हाथ था, चाहे वो कांग्रेस हो, स्वराज पार्टी हो, आरएसएस हो, सीपीआई हो या फिर मुस्लिम लीग हो। तो विविधता में एकता, ये हमें विविधता में एकता दर्शाता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आपका भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और अगर आप, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।